हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो 1 to 5 लेवल का CDP का सेशन है और ये सेशन जो है वो सेट 5 सेशन है। ठीक है, तो सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 का सेशन जो मैंने बताया है वो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा वो 30 मोस्ट क्वेश्चन, टॉप मोस्ट क्वेश्चन होगा। ये आपका CDP का होगा। ठीक है, 1 to 5 लेवल का। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो लर्निंग इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस डैट समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, समय के साथ सने सने कम हो रही है, अध्यापक से बालक तक आती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समस्त प्राणियों में पाई जाती है, इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सीखना एक क्या है, वो सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। यह प्रक्रिया समस्त प्राणियों में क्या होती है, पाई जाती है। जन्म के तुरंत बाद ही व्यक्ति सीखना क्या करता है, जन्म के बाद ही तुरंत व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? टू इंक्लूड स्टूडेंट विथ डाइवर्स लर्निंग नीड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड? बैठने की निश्चित व्यवस्था, लचीला पाठ्यक्रम, मानकीकृत आकलन या पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लचीला पाठ्यक्रम यानी फ्लेक्सिबल करिकुलम। विविध शिक्षण आवश्यकताएं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए लचीले पाठ्यक्रम को शामिल करने का यहाँ पे आवश्यकता होता है। इससे सभी प्रकार के विद्यार्थियों में सीखने की सहायता मिलती है, क्योंकि यदि पाठ्यक्रम बहुत कठिन होगा तो मंद एवं समान बुद्धि के विद्यार्थी के लिए वह नीरस प्रतीत होगी। ठीक है, यानी कि वो बहुत बोर फील करेगा, जिससे वे पाठ्यक्रम के साथ समानता स्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। केस स्टडी मेथड इज प्राइमरी यूज फॉर प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु या सामाजिक सर्वेक्षण हेतु या व्यक्तिगत अध्ययन हेतु? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। इन डेप्थ इंडिविजुअल स्टडी, केस स्टडी विधि में शिक्षण अधिगम की समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत अध्ययन में प्रत्येक छात्र को अपने ढंग से सीखने का अवसर दिया जाता है और इस विशेषता को स्वयं गति का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस स्वयं गति का सिद्धांत भी कहा जाता है, याद रखना है फ्रेंड्स, सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सीखने की गति है द पेस ऑफ लर्निंग इज पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर या व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर, डिपेंडेंट ऑन द इंटरैक्शन ऑफ पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। कैसे? सीखना यानी अधिगम एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समानतः यह आदतों, यह क्या होती है, ये आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या है? इसका अर्जन है, जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन एवं वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। सीखने की गति सभी लोगों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इसलिए समानतः सीखने की गति व्यक्तिगत कारकों और पर्यावरण कारकों के पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए सीखने की जो व्यक्तिगत कारक जो होता है वो होता है बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति। ठीक है, उसके बाद क्षमता। ये क्या है? समांतर सीखने की गति का व्यक्तिगत कारक है, 4 कारक। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ शोइंग पिक्चर्स वाइल टीचिंग? इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, इससे विद्यार्थी का मनोरंजन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द लेसन बेटर। कक्षा में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को अनेक तरीकों से पढ़ाया जाता है। चित्रात्मक विधि भी इसमें से एक क्या है, एक महत्वपूर्ण
विधि है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, इस विधि के द्वारा चित्र प्रदर्शन के माध्यम से अधिगम कराया जाता है। इसलिए इससे क्या होता है कि इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द अर्ली सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज। अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव, घर का वातावरण, बालक की अपने समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियाँ या संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, घर का वातावरण यानी होम इन्वायरमेंट। तो सामाजिक प्रक्रिया यानी सामाजिक विकास जो होता है ना, वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। तो यानी मनोविज्ञान के अनुसार सामाजिक विकास का वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में उसके घर का जो वातावरण होता है वो क्या होता है, महत्वपूर्ण कारक होता है। इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बालकों में यदि अंतः व्यक्तित्व संबंधों की पुनः स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके इफ interpersonal relationship are to be re-established among children, the teacher should मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें, सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करें तथा अंतः व्यक्तित्व संबंधों की ओर प्रेरित करें, या शारीरिक संगठन को ध्यान में रखें या उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करें तथा अंतः व्यक्तिगत संबंधों की ओर प्रेरित करें। स्टडी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट एंड इनकरेज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। कैसे, देखिए, बालकों में यदि अंतः व्यक्ति संबंधों का पुनः स्थापित कर रखना है तो शिक्षक को चाहिए कि उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करें तथा अंतः व्यक्ति संबंधों की ओर क्या करें, प्रेरित करें, उसे मोटिव करें। ठीक है, ये सबसे क्या है, वैज्ञानिक तरीका है। ये क्या है, वैज्ञानिक तरीका है, याद रखना है, तरीका है। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन यानी CCE, यहाँ पे CCE का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन CCE का फुल फॉर्म है। इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, बच्चों को समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना, या शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। यह 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो पुट दिया गया है, 1 में 1 2 4 है, 2 में 2 और 4 है, 3 में 1 2 और 3 है, और 4 में 2 और 3 है। इसका राइट आंसर जो होगा वो पुट 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। यानी 1 में क्या दिया है, 1 2 और 4, ये राइट आंसर है। तो 1 2 4 राइट आंसर कैसे देख लेते हैं हम लोग। 1 में क्या बोला गया है, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, बिल्कुल राइट आंसर। 2 में क्या है, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख तैयार करना, बिल्कुल सही है। और 4 में क्या है कि शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, यानी 1 2 और 4 वो राइट आंसर है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 में ये बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी डू इंडिविजुअल्स आर्ग्यू दैट सोसाइटी अलोन कैन डिटरमाइन व्हाट इज राइट और रॉन्ग। आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास, अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के अधिधारिकता एवं सामाजिक क्रम विकास अभिन्यास जो है, इसके स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं। नैतिक विकास के इस स्तर पर बच्चे समाज के नियमों एवं व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं, वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन हेतु जवाबदेह हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। सौर प्रणाली का आरेख बनाओ,
328 को 984 से गुना करो। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? यह शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस सोच को बढ़ावा दे रहा है। यानी कि शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक स्तर आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। यह प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। शहरीकरण और वैश्वीकरण का विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर एक ही तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ क्या होती है, भिन्न भिन्न होती हैं, और वही निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले वर्गों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ये जो प्रश्न समालोचनात्मक सोच को यही बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 किस पर बल देती है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 ले इम्फेसिस ऑन बहुभाषावाद, एक भाषावाद, या पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो या पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बहुभाषावाद। यानी आपका बहुभाषावाद जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ज़्यादा बल देती है, ठीक है। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ना 2020 किसको देती है? बहुभाषावाद को ज़्यादा बल दे रही है। इसके तहत कक्षा 5 यानी कि कक्षा 5 क्लास 5 तक की पढ़ाई जो होती है वो होगी जो मातृभाषा यानी स्थानीय या लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा में करवाई जाएगी। साथ ही स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प क्या होगा? उपलब्ध होगा। यानी कि यहाँ पे 11 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? एजुकेशन इज इम्पार्टेड एट द स्पेसिफिक प्लेस, दिस स्टेटमेंट अप्लाइज टू विच सेंस ऑफ एजुकेशन? शिक्षा का संकुचन अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा का संकुचित अर्थ, नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पूछ रहा है ना कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? यह कथन जो होता है वो शिक्षा के संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्यों? देखिए, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह शिक्षा की संकुचित व्याख्या है। शिक्षा का क्षेत्र क्या होता है? वो व्यापक होता है। याद रखना है, शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, चाहे वो विद्यालय हो, ठीक है, या परिवार हो या समाज हो, ठीक है, या अन्य कोई स्थान हो, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं? शिक्षा को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा को संकुचित करना क्या है? इसका अर्थ है। इसलिए अगला प्रश्न जो है आपका, श्याम खिलौने के हिस्सों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग तोड़ देता है, आप क्या करेंगे? श्याम ब्रेक्स टॉय इनटू पीसेस टू एक्सप्लोर देयर इंटरनल पार्ट्स, व्हाट वुड यू डू? श्याम को खिलौने के साथ कभी नहीं खेलने देंगे, या हमेशा नज़र रखेंगे, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की ओर निर्देशित करेंगे, या उसे यह समझाएंगे कि खिलौने कमज़ोर होते हैं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उनकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की ओर निर्देशित करेंगे। प्रोत्साहित करना ये एक पॉजिटिव वाइब्स है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पैडागॉजी जो पढ़ते हैं, चाहे हिंदी का हो चाहे वो EVS का हो, तो हम लोग एक टैग वर्ड को याद करते हैं। जैसे कि कुछ टैग वर्ड होते हैं, जैसे कि केवल जो होता है ना वो नेगेटिव को इंडिकेट करता है, प्रोत्साहन करना पॉजिटिव को इंडिकेट करता है। तो कुछ ऑप्शंस को देखकर भी हम लोग उसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़िएगा तो उसमें खुद पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है या पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ प्रोत्साहित करना हमेशा पॉजिटिव इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर 3 नंबर देखेंगे तो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि उसके जिज्ञासु को प्रकृति को हम क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। जिससे मोटिवेट होगा तो उसके रचनात्मक कार्यों को हम निर्देशित करेंगे, इंकरेज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर 3 नंबर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, विकास की मुख्य रूप कौन से नहीं है विकास का? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट? यहाँ पूछ रहे हैं नहीं है। तो नहीं वाले प्रश्न भी ऐसे होते हैं कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि नहीं वाले प्रश्न को भी मतलब सही समझ नहीं पाते हैं और गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो जब भी आप नहीं वाला जो प्रश्न देखें वो जरा ध्यान से देखेंगे
तो नहीं वाला में हमेशा थोड़ा गलती होता है। तो अगर आप बनाएंगे क्वेश्चंस देखेंगे तो ध्यान से बनाएंगे, ठीक है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है कि विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं हैं? शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास, या जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। तो यहाँ पे पूछ रहा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन जो 4 नंबर है वो बिल्कुल नहीं है। अगर पूछता कि है तब हम 1, 2, 3 का ऑप्शन दे सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो जनसंख्या विकास और भूमि विकास जो होता है ना, वो विकास का मुख्य रूप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एसरेशन दिए हैं यानी कथन दिए हैं और रीजन दिया गया है। तो कथन ए में दिया गया है कि शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवरोध के अतिरिक्त छात्रों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। और रीजन क्या है कि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। संज्ञान में क्या करता है, संवेग जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दे दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कैसे, देखिए, शिक्षा जो है ढांचे में शैक्षणिक अवरोध के अतिरिक्त छात्रों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकता पर ध्यान दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। और संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, बिल्कुल सही। यानी कि इमोशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ए और जो बी आर है दोनों सही है, और यहाँ पे जो आर जो होता है ना वो ए की व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वे बालक जो भाषा पढ़ने में समस्या प्रदर्शित करते हैं या ग्रस्त हैं, चिल्ड्रंस हु शो डिफिकल्टी इन रीडिंग लैंग्वेज सफ़र फ्रॉम डिस्फेजिया से या डिसफ्रैक्सिया से या डिसलेक्सिया से या डिसकैल्कुलिया से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डिसलेक्सिया से। तो डिसलेक्सिया से पीड़ित बालक जो होता है ना, भाषा को पढ़ने में उसमें कठिनाई होती है, ठीक है, क्योंकि वह कुछ अक्षर जो होता है ना वो बी को डी में विभेद करने लगता है, लेकिन बच्चे की बौद्धिकता के समान स्तर से इसका कोई संबंध नहीं होता है। इसीलिए डिसलेक्सिया जो होता है ना, इसमें भाषा को पढ़ने में क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है बालकों को। तो इस ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज एम्फेसाइज्ड ओनली इन्वायरमेंटल फैक्टर इन चाइल्ड डेवलपमेंट? विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत, या परस्पर संबंध का सिद्धांत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बाल विकास के वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया होती है जो समूह के स्तर, परंपराओं तथा रीति रिवाज के अनुकूल अपने आप को क्या कर सकता है, ढालना, ठीक है, या एकता, मेल जोल करना, पारस्परिक सहयोग करना, या वैसा भावना को क्या होती है, उस भावना को उसमें सहायता मिलती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो कौन सा सिद्धांत है, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो होता है ना, कि बालक के जो विकास जो होते हैं उसमें वातावरण संबंधी कारकों को महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्याजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? अकॉर्डिंग टू प्याजे, एट विच स्टेज डज अ चाइल्ड बिगिन टू आइडेंटिफाई एंड डिफ्रेंशिएट ऑब्जेक्ट इन देयर एनवायरनमेंट? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञात्मक विकास को 4 अवस्था होता है, ठीक है। जैसे कि 4 अवस्था क्या क्या है, पूर्व संख्यात्मक अवस्था जो होता है ना वो 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष तक होता है, याद रखना है। और पियाजे के अनुसार बालक इस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तु को पहचानने लगता है, ठीक है, और उन्हें विभेद करने लगता है। इसलिए इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ होने लगता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो, निमोनिक्स इज अ स्ट्रैटेजी दैट स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है, छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साथ साफ सफाई
करने के लिए प्रेरित करती है, ये छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है, या छात्रों को स्कूल से बाहर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर क्या होती है, बल देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने की सहायता करती है, हेल्प्स इन रिकॉलिंग न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी। निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना होती है जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता प्रदान करती है, और इसके माध्यम से क्या होता है ना, जटिल सूचनाओं को आसानी से क्या किया जाता है, स्मरण किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। At present, child-centered education is emphasized. Which of the following is not a characteristic of child-centered education? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, या बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनकी समस्याओं को दूर करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बालकों को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। यहाँ पे बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से ही अवगत कराना वर्तमान में प्रचलित बाल केंद्रित शिक्षा का विशेषता नहीं होता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालकों के मनोविज्ञान को समझना होता है, उनकी समस्याओं को क्या करना होता है, दूर करने, तथा बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर आदि पर विषय पे ये शामिल है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा विशेषता शिक्षा मतलब बाल केंद्रित में नहीं जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है। व्हाट इज स्पेयरमैन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। ये सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योजना की आवश्यकता होती है, सामान्य मानसिक योजना और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योजना। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत यही कहता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, गुणज वैकल्य, ठीक है, समानता निम्न में से किससे संबंधित है। गति विषयक असशक्ता से, दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने में प्रभावता से, या सांगीतिक योग्यता से, या गणितीय संकल्पनों की अधिगम में कठिनता से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गणितीय संकल्पनों के अधिगम में कठिनता से, डिफिकल्टी इन लर्निंग मैथमेटिकल कंसेप्ट। यहाँ बोला गया है कि गुणज वैकल्य समानता गणितीय संकल्पनों में अधिगम में कठिनता से है। इससे क्या होता है ना, इससे पीड़ित बच्चे जो होते हैं ना, वो गणित यानी कि अंग गणित को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, न्यूमलेक्सिया या डिसकैलकुलिया भी कहा जाता है। ठीक है, डिसकैलकुलिया। अगला प्रश्न है, एक समावेशी शिक्षा में इंक्लूसिव क्लासरूम विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। विद्यार्थी समतापूर्वक तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है। विद्यार्थी पूरी तरह से स्वयं ही अधिगम में आने वाले बाधाओं को दूर करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। यानी एक समावेशी शिक्षा में विद्यार्थी क्या होता है, समतापूर्ण तरीके से बढ़ता है और विकसित होता है। और समावेशी कक्षा में के अंतर्गत क्या होता है ना, शारीरिक रूप से बाधित बालक, प्रतिभाशाली बालक एवं सामान्य बालक सभी एक सामान्य कक्ष के साथ कक्ष में क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लेवाइस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। मनोगतिशील, मनोलैंगिक, सामाजिक सांस्कृतिक या व्यवहारात्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक सांस्कृतिक, सोशियो कल्चर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि लेवाइस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना क्या होता है, संदर्भ में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में
रखने के लिए एक शिक्षिका को टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स अ टीचर शुड अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव की उपेक्षा करनी चाहिए, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, या अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, या सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अधिगम को शामिल कर उनका क्या करना चाहिए, संचय करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षिका को क्या करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के पूर्ण अनुभव को शामिल करे तो उनका संचय करे। इसी ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग? गैर संदर्भीकरण, विस्तारण या उद्दीपन, प्रक्रिया अनुबंध या रटकर याद करना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विस्तारण। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, विस्तारण आंसर होगा, क्योंकि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए सूचना प्रसंस्करण का विस्तारण तत्व सहायक होता है। किसी सूचना का विस्तृत रूप से विवरण अर्थपूर्ण अधिगम को क्या करता है, सुसाध्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। सूचना की विस्तृत व्याख्यान करने के संबंध में प्रत्येक तथ्यों का ज्ञान होता है, जिससे अधिगम क्या होता है, अर्थपूर्ण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है? उपयोगिता, सहभागिता, अभिप्रेरणा या योजना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सहभागिता, यानी पार्टनरशिप होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सहभागिता होनी चाहिए सब में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक इट इज एसेंशियल डैट केवल अधिगम के परिणाम का आकलन हो, न कि अनुभव का। रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत न करते हो। शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दे जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। शिक्षार्थियों के साथ अध्यापक कोई अंतःक्रिया न करने को महत्व दे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दे जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करे। यहाँ पूछ रहा है, स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि शिक्षार्थियों को ऐसा अनुभव देना चाहिए जिसमें संज्ञानात्मक गुण हो, गुण का क्या हो, विकास हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभाव और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। डैश इंटेलिजेंस स्किल रेफर्स टू बी एबिलिटी टू receive and responds appropriately to the moods, temperaments and intentions of others। अंतर्व्यक्तित्व या स्थानिक या तार्किक गणितीय, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि इंटरपर्सनल, अंतर्व्यक्तित्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कैसे, देखिए, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि कौशल जो होता है ना, उस कौशल की इंडिकेट करता है जिसमें दूसरों की मनोदशा को, ठीक है, उसकी मनोदशा को, स्वभाव को और आशय को पहचानता हो। ठीक है, तथा उनका उपयुक्त प्रतिक्रिया भी देता हो। इसलिए अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि समानता किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा, इच्छा, मनोदशा एवं आवश्यकताओं को समझने का क्या है, एक अच्छा क्षमता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। लास्ट प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यह सुमेलित करने बोल रहा है। तो पहला है प्रतिभाशाली, यानी कि धारा प्रवाह पढ़ने में कठिनाई, अधिगम और सशक्ता, यानी कि मूल समाधानों के विषय में सोचने की क्षमता, सृजनात्मकता, सरलता से विचलित होने की आदत, या अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिकर्म, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3 में क्या है, ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 2 है, डी का 3 है, ए का 4 कैसे, देखिए, ए का प्रतिभाशाली, ए का 4 यानी कि शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। ठीक है, उसके बाद बी का 1 है, बी का क्या है, अधिगम और सशक्ता, धारा प्रवाह पढ़ने में कठिनाई।
उसके बाद सी का 2 है, सी का क्या है 2, यानी कि मूल समाधानों के विषय में सोचने की क्षमता, ठीक है। और डी का क्या है 3, डी का है 3, सरलता से विचलित होने की आदत, यानी अवधान कमी, अतिसक्रियता टिकट। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो अगले सेशन में फिर मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय।